नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, भूगोल प्रवक्ता, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भूगोल की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग 11वीं कक्षा के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अध्याय 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं, इसका आज हम लोग द्वितीय खंड यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब तक हमने इसके पहले वाले खंड में जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा था कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या हैं और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में जो अंतर्जनित प्रक्रियाएं हैं उनका हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें पटल विरूपण, ज्वालामुखीयता और बहिर्जनित प्रक्रियाएं, इनका बहुत डिटेल से हमने वहां अध्ययन किया था। आज हमारे चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं ये अपक्षय, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अपक्षय के प्रकार हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसमें रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय, इनका अध्ययन करेंगे और इसके अलावा अपक्षय के महत्व का अध्ययन करेंगे और बृहत संचलन यानी मास मूवमेंट, इसका हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। साथ में बृहत संचलन के जो दो प्रकार हैं, मंद संचलन और तीव्र संचलन, और इसके अलावा भूस्खलन। तो ये आज हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला टॉपिक हमारा है अपक्षय यानी वेदरिंग। क्या है? तो वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया ही अपक्षय है। क्या है? वायुमंडलीय तत्व। हमने पढ़ा था वायुमंडलीय तत्व कौन कौन से हैं, वायु, वर्षा, हिम, ये सब क्या हैं? वायुमंडलीय तत्व हैं। तो इन तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया, और धरातल के पदार्थ कौन कौन से हैं? चट्टान, खनिज, ये सब धरातल के पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों पर की गई क्रिया ही अपक्षय कहलाती है। मतलब इनकी क्रिया से धरातल के पदार्थों में परिवर्तन होता है तो उसे अपक्षय कहते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जलवायु और मौसम के कार्यों से चट्टानों का यानी जो हमारे रॉक्स हैं उनका यांत्रिक विघटन हो या फिर रासायनिक वियोजन हो, तो यही क्या कहलाता है? अपक्षय या वेदरिंग कहलाता है। ठीक है। अब चूंकि अपक्षय में पदार्थों का संचलन एकदम नहीं होता है, बिल्कुल नगण्य होता है, अतः इसे क्या कहते हैं? स्वस्थाने कहते हैं। स्वस्थाने, इन सीटू इंग्लिश में कहते हैं स्वस्थाने। स्वस्थान मतलब अपने ही स्थान पर पदार्थ का क्या हो जाना? खंडित हो जाना, विखंडित हो जाना या वियोजन हो जाना उसका, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? स्वस्थाने या इन सीटू। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न बनेगा, स्वस्थाने शब्द स्वस्थाने शब्द से ऐसा प्रश्न बनेगा कि स्वस्थाने प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में 3-4 जो है ऑप्शन रहेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन हो सकता है अपक्षय, दूसरा हो सकता है अपर्दन, तीसरा भूस्खलन और चौथा प्रवाह हो सकता है। तो आपने स्वस्थाने समझ लिया कि स्वस्थाने क्या है? मतलब स्वस्थाने में जो किसी चट्टान का जो विखंडन या वियोजन होता है वो अपने ही स्थान पर हो जाता है, उसमें संचलन नहीं होता है, तो वो अपक्षय से संबंधित है। ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे अपक्षय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, लेकिन कुछ कारकों की हम यहां पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे जटिल भौमिकी संरचना। भूमि की संरचना हमारी बहुत जटिल है, कहीं पर कठोर चट्टान है तो कहीं पर मुलायम चट्टान है, कहीं पर जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं पर जो है पठारी क्षेत्र है तो कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो इसकी बनावट जो है हमारे धरातल की, हमारी भूप्रपटी की बहुत ही जटिल है। तो इसी वजह से वेदरिंग या अपक्षय इनसे प्रभावित होता है। जैसे वेजिटेशन है, कहीं पर वनस्पतियों की आवरण है, कहीं पे नग्न खुली चट्टान है, तो नग्न खुले चट्टान का आसानी से अपक्षय हो जाता है। तो इस तरीके से अपक्षय को ये प्रभावित करते हैं। तो वनस्पतियों की आवरण भी अपक्षय को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से जलवायु भी अपक्षय को प्रभावित करता है। भाई हम पूरी पृथ्वी के हमारे जो जलवायु पेटियां हैं वो कई जलवायु पेटियों में बांटा गया है। मुख्य रूप से तो 3 जलवायु पेटियां हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत जलवायु पेटियां। तो इस तरीके से जब अलग अलग जलवायु पेटियां हैं तो अपक्षय के जो है
टाइप्स भी अलग अलग हो सकते हैं, उनके जो है सक्रियता की दर भी अलग अलग हो सकती है। तो इस तरीके से अपक्षय को जलवायु भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार अपक्षय प्रक्रियाओं और इसकी गहनता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्नता पाई जाती है बच्चों, डिफरेंस पाया जाता है। इसीलिए इस भिन्नता के आधार पर अपक्षय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रासायनिक अपक्षय, दूसरा है भौतिक या उसे यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं, और तीसरा है जैविक अपक्षय, जैविक क्रियाओं द्वारा अपक्षय। तो इस तरीके से तीन प्रकार से हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, अपक्षय होता है। अब बच्चों हम लोग बारी बारी से तीनों अपक्षय की प्रक्रियाओं को समझेंगे। पहला है हमारा रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग भी इसको कहते हैं। तो केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय कैसे होता है कि जब ऊष्मा के साथ जल और वायु चट्टानी तत्वों के संपर्क में आकर रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का वियोजन, विलयन व न्यूनीकरण करते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसमें विलयन, जलयोजन, कार्बोनेशन, ऑक्सीकरण जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अर्थात ऊष्मा यानी हमारी पृथ्वी पर वायुमंडलीय ऊष्मा जो है उसके साथ में जल और वायु, ये जो है जलवायविक तत्व चट्टानी तत्वों के संपर्क में जब आते हैं तो इससे चट्टानों का क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, विलयन हो जाता है, चट्टानों का घोल बन जाता है। ठीक है, वियोजन विलयन, ये शब्द याद रखना। वियोजन विलयन किससे संबंधित है, रासायनिक अपक्षय से संबंधित है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे विघटन, वो किससे संबंधित है, भौतिक अपक्षय से संबंधित है। तो चट्टानों का वियोजन या विलयन और न्यूनीकरण हो जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अपक्षय ये एक समूह है। अब इसमें एक एक हम समझ लेते हैं कि विलयन या घोल कैसे होता है चट्टानों का। तो जब वर्षा का जल चट्टानों पर पड़ता है तो वो चट्टानों के खनिजों को घोल देता है, चट्टानों के खनिजों को अपने साथ मिला देता है, घोल देता है। इस प्रकार खनिज के जल में घुलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, घोल या विलयन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा जल में साधारण नमक घुल जाता है। बच्चों आपने किचन में देखा होगा कि मम्मी जब आपकी खाना बनाती हैं तो उसमें खाने वाला नमक डालती हैं खाने में, तो पूरी तरीके से दाल में, सब्जी में घुल जाता है। तो इस तरीके से साधारण नमक घोल बन जाता है। या पानी में आप सिंपली नींबू पानी पीते हैं तो नींबू पानी में आप उस जल में नमक मिलाते हैं और फिर चम्मच से चला देते हैं, तो क्या हो जाता है, नमक का घोल बन जाता है। तो इस तरीके से ये कैसी प्रक्रिया हो गई, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया हो गई। और दूसरा हम लोग देखते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन कैसी प्रक्रिया है, कार्बन युक्त जल, जिस जल में कार्बन होती है और ऐसा जल जब चूना पत्थर के संपर्क में आता है तो उस चूना पत्थर का भी घोल बन जाता है। व्हाइट वॉश करते हुए आपने देखा होगा अपने घरों को, तो व्हाइट वॉश में हम लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं और वो चूना पानी के संपर्क में आकर के जो कार्बन युक्त पानी होता है, जल होता है, और वो चूना घुल जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया कार्बोनेशन के कारण होती है। इसका बहुत महत्व है हमारे इस धरातल पे जो कास्ट टोपोग्राफी बनती है। ठीक है, जहां पर चूने की सतह है वहां पर वर्षा का जल जब प्रभावी होता है तो ऐसे बहुत सारे जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये कार्बोनेशन की क्रिया से ही संभव हो पाता है। ठीक है, ये मोस्टली कहाँ, आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में कार्बोनेशन की क्रिया के कारण भूमिगत गुफाओं का ऐसे निर्माण होता है। ठीक है, अगली हमारी प्रक्रिया है जलयोजन या हाइड्रेशन। तो जलयोजन या हाइड्रेशन क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट, जलयोजन। जब हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रेशन शब्द है, हाइड्रेशन इंग्लिश शब्द है, तो जब हाइड्रोजन गैस जल में मिलकर चट्टानों का अपक्षय करती है तो इसे जलयोजन कहते हैं। यहां पर हाइड्रोजन गैस जल में रहती है, भाई जल
का निर्माण ही जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हुआ है। तो ऐसे जल जब चट्टान के संपर्क में आते हैं तो उससे जो अवक्षय होता है तो उसे जलयोजन कहते हैं। ऐसा कैसे होता है कि भूपर्पटी पर कुछ ऐसे भी खनिज हैं जो हाइड्रोजन युक्त जल को सोखने के उपरांत, यानी उनको हाइड्रोजन युक्त जल के संपर्क में आकर के वो चट्टान क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और उसमें समाहित हो जाता है जल, तो वो फूल जाते हैं सोखने के उपरांत। तो ऐसे में सेल का क्या होता है, विस्तार होता है। सेल जो है फैलती है, उसका विस्तार होता है, चट्टान का विस्तार होता है और फिर वो टूट जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा क्ले, जो हमारी क्ले है, क्ले में क्या होता है कि जब वो जल के संपर्क में आता है हाइड्रोजन युक्त जल के, तो वो फूल जाता है और फूल करके उसका क्या हो जाता है, जो है वो टूट जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण देखिए यहां पर ऑक्सीजन की जो है प्रक्रिया होगी। ऑक्सीजन द्वारा चट्टानों पर होने वाले प्रभाव को ऑक्सीकरण कहते हैं। इस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन जब लौह युक्त चट्टानों को ऑक्साइडों के रूप में बदल देती है। भाई लौह चट्टानों में लौह के तत्व भी पाए जाते हैं, तो जब लौह के तत्व जो है उस पर जल और वायु में ऑक्सीजन मिली हुई होती है तो उसके संपर्क में आते हैं, तो ऐसे चट्टानों का ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि जो है लोहे में जंग लग जाते हैं। ऐसे लौह युक्त चट्टान में जो लोहा होता है, आपने घरों में देखा होगा, आपके घरों में लोहा अगर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है खुले में तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लौह युक्त चट्टानें भुरभुरी होकर के नष्ट होने लगती हैं। बहुत दिन तक अगर खुले में लोहा पड़ा रहे तो उसमें जंग लग जाएगा और जंग लग करके वो भुरभुरी हो जाएगी। जब आप उस पर जो है हाथ रगड़ोगे तो भुरभुरी होकर के वो जो है गिरने लगेगी। तो इस तरीके से ऐसा ऑक्सीकरण के कारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रासायनिक अपक्षय में जल कितना महत्वपूर्ण है। हमने जितनी भी अपक्षय की क्रियाओं को देखा रासायनिक अपक्षय में, तो उसमें देखा जल बहुत महत्वपूर्ण क्रिया जो है एक अवयव है। ठीक है, तो यही कारण है कि रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया जो है वो मुख्य रूप से कहाँ होती है, वर्षा वाले उष्ण आर्द्र प्रदेशों में सक्रिय रहती है। जहां पर वर्षा बच्चों अधिक होती है तो वहां पर क्या होता है, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, आर्द्र रहता है, तो ऐसे प्रदेशों में जो है रासायनिक अपक्षय सक्रिय रहता है। अब यहां पर प्रश्न एक ऐसा भी बन सकता है कि उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में किस प्रकार का अपक्षय अधिक सक्रिय रहता है। ऐसा नहीं कि यहां पर भौतिक अपक्षय नहीं होता हो या जैविक अपक्षय नहीं होता है, ये सब भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो डोमिनेंट अपक्षय है, डोमिनेंट वेदरिंग है, वो कौन सा है, रासायनिक अपक्षय। तो यहां पर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, तो इस पर आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार के प्रभाव जो है रासायनिक अपक्षय के प्रभाव मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जो उष्ण मरुस्थल क्षेत्र हैं, वहां पर कम देखने को मिलेंगे या बिल्कुल नगण्य होता है, क्योंकि वहां पर आर्द्रता की कमी होती है। अब हम लोग यहां पर भौतिक या यांत्रिक अपक्षय की चर्चा करेंगे, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग देखेंगे। तो जब वायुमंडलीय क्रियाओं के प्रभाव से कठोर चट्टानें टूटकर विखंडित हो जाती हैं तो उसे भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। क्या, जब वायुमंडलीय क्रियाओं जैसे ताप है, जल है, हिम है, इनके प्रभाव से कठोर चट्टानें टूटकर विखंडित हो जाती हैं, तो इसका सर्वाधिक प्रभाव शुष्क व ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में होता है। हमने रासायनिक अपक्षय में देखा कि रासायनिक अपक्षय कहां होती है, जहां पर आर्द्रता की अधिकता होती है, जल की अधिकता होती है, तो ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय की क्रिया ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर भौतिक अपक्षय जो है शुष्क व ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में सक्रिय रहती हैं। भौतिक अपक्षय जो कुछ कारकों द्वारा भूप्रपटी पर सक्रिय रहती हैं, उन कारकों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे भार विहीनीकरण एवं विस्तारण। भार विहीनीकरण एवं विस्तारण की प्रक्रिया से भी भौतिक अपक्षय होता है। अपर्दन के कारण जो अंतरसाई चट्टान है, यानी कोई चट्टान है और उसके ऊपर से जो है अपर्दन हो जाए, मलबा हट जाए, तो जो अंतरसाई चट्टान है यानी उसके नीचे हुए पड़ी हुई चट्टान जो है वो भार मुक्त हो जाती है, दबाव मुक्त हो जाती है, तो उस चट्टान का विस्तार होता है और इसके कारण अपसल्कन
जो एक्सफोलिएशन शीट्स अपसल्कन चादरों का क्षैतिज विस्तार होता है, जिससे गोलाकार अपसल्कन गुंबद का निर्माण होता है। ऐसा आप आंध्र प्रदेश की इस चट्टानी संरचना में देख सकते हैं। इसी प्रकार से तापक्रम में परिवर्तन और विस्तारण से जो है भौतिक अपक्षय होता है। जब तापक्रम में परिवर्तन होता है, यानी दैनिक तापक्रम में परिवर्तन के कारण चट्टानों में क्या होता है, विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया होती है। आपने देखा कि दिन में अधिक गर्मी के कारण चट्टानें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, और रात में सूर्य छिप जाता है तो फिर चट्टानें जो है उसकी ऊर्जा ऊपर वायुमंडल में निकल जाती है और वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया से चट्टानों में क्या होता है, विस्तार और संकुचन होता है। तो इसके कारण चट्टानों में दरारें उत्पन्न होती हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। ग्रेनाइट शैलों में यानी ग्रेनाइट चट्टानों में इस प्रक्रिया से चिकनी सतह के छोटे और बड़े गोलाश्मों का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, टॉर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टॉर का निर्माण होता है, आप चित्र में भलीभांति देख सकते हैं। इसी प्रकार से हिमकरण, पिघलन और तुषार वेजिंग की प्रक्रिया होती है। मध्य अक्षांशों में क्या होता है, ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचे भाग हैं, तो वहां पर चट्टानी जो दरारें हैं, अगर किसी कारण से चट्टानों में दरारें पड़ गई हैं, और उन दरारों में क्या होता है कि जो नमी होती है, थोड़ा बहुत जल होता है, तो वो उसका रात में हिमीकरण हो जाता है, हिम बन जाता है, और दिन में वो पिघल जाती हैं। तो इस कारण चट्टानों की दरारें क्या हो जाती हैं, फैलने लगती हैं, और वो दरारों के सहारे चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने भौतिक क्रियाओं से होने वाले अपक्षय को देखा। अब हम लोग जैविक कार्य और उससे होने वाले अपक्षय पर चर्चा करेंगे। जैविक जगत की गतिविधियों से प्रेरित अपक्षय जैविक अपक्षय कहलाता है। इसमें बिलकारी जीव संगठित चट्टानी सतह को ढीली कर देते हैं, तो अपक्षय को बढ़ावा मिलता है। यानी ऐसे जीव जंतु जो मुख्य रूप से बिलों में रहते हैं, जैसे चूहे हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, तो इन सब जीवों का क्या काम है कि सतह में, भूपर्पटी में मिट्टी को हटा करके बिल बनाना। तो मिट्टी जब हट जाती है, नई सतह का निर्माण हो जाता है, तो वहां पर अपक्षय होने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ें भी जो है अपक्षय करती हैं। उनकी जड़ें क्या करती हैं, संगठित चट्टानों को जो है दबाव डाल करके उन्हें यांत्रिक प्रक्रिया से होने वाले अपक्षय को प्रोत्साहित करती हैं। जड़ें जो है या उनको चट्टानी सतह को जो है ढीली कर देती हैं, जिसके कारण अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय होने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मानव भी बहुत सारी क्रियाएं करता है, जैसे कृषि कार्य करता है, हल से जो है खेत की जुताई करता है, मिट्टी को पलटता है, और खनन जैसे कार्य करता है, पहाड़ों को जो है उड़ा देता है डायनामाइट से। तो ये प्रक्रियाएं भी, मानवीय गतिविधियां भी अपक्षय को प्रोत्साहित करती हैं। तो ये सब हम जैविक गतिविधियों द्वारा होने वाले अपक्षय के अंतर्गत रखते हैं। अब यहां पर हम लोग अपक्षय के महत्व का जो है उसकी इंपॉर्टेंस की चर्चा करेंगे। तो इससे अपक्षय से सबसे पहले क्या होता है, मृदा निर्माण का मार्ग मिल जाता है। मृदा का निर्माण जो है हम आगे देखेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे। मृदा का निर्माण अपक्षय से होता है, तो मृदा निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है इससे। और अपर्दन व बृहत संचलन के लिए भी जो है अपक्षय उत्तरदायी है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है अपक्षय, क्योंकि इससे मूल्यवान खनिजों व अयस्कों का समृद्धिकरण भी होता है। तो यहां पर हमने अपक्षय को डिटेल से समझा। अब यहां पर एक प्रश्न बन सकता है कि जल योजन यानी हाइड्रेशन का संबंध किस अपक्षय से है। तो अभी आपने पढ़ा, तो उसके आधार पे आप 4 ऑप्शंस में से टिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है रासायनिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा यांत्रिक, और चौथा है जैविक अपक्षय। तो आप इसमें से आसानी से टिक कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि हाइड्रेशन या जल योजन का संबंध किस अपक्षय प्रक्रिया से है। अब हम लोग बृहत संचरण या मास मूवमेंट की तरफ चलते हैं। तो बृहत संचरण क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव से ढाल के अनुरूप चट्टानों के बृहत मलबा स्थानांतरण को बृहत संचलन कहते हैं। देखिए, बृहत संचलन में जो है, इसमें गुरुत्वाकर्षण का बहुत
महत्वपूर्ण उसकी जो है भूमिका होती है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर ढाल के सहारे चट्टानों के बड़े बड़े खंड बृहत मलबा का स्थानांतरण होता है, तो ऐसे बृहत संचरण या मास मूवमेंट कहते हैं। बृहत संचरण में अवक्षय अनिवार्य नहीं है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अनिवार्य है। अब यहां पर अवक्षय की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अवक्षय संचरण की सक्रियता को प्रभावित जरूर करते हैं। भाई अपक्षयित सतह का संचरण होना, उसकी प्रक्रिया संचरण की दर बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बृहत संचरण की तीव्रता या सक्रियता को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। यहां पर हम लोग देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ में कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे कारक हैं जो बृहत संचरण को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि तीव्र ढाल युक्त सतह, ढाल ज्यादा हो तो उस पर संचरण की संभावना अधिक रहती है, संचरण की गति और सक्रियता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से असंबद्ध कठोर चट्टानें असंबद्ध हो, ढीली हो, तो वहां पर संचरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो है वहां भी संचरण की संभावना अधिक रहती है। वनस्पतियों का अभाव हो, सतह नंगी हो, नग्न चट्टान हो, तो वहां पर भी बृहत संचरण की संभावना अधिक बनी रहती है। और भूकंपीय प्रक्रियाएं जो है ये भी बृहत संचरण को प्रभावित करती हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाएं होती हैं, तो वहां पर चट्टानी सतह जो है ढाल के सहारे टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। तो इस तरीके से भूकंपीय प्रक्रिया भी बृहत संचलन को प्रभावित करती है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे बृहत संचलन दो प्रकार से होते हैं, तो उन पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बृहत संचलन दो प्रकार से कैसे होते हैं, एक मंद संचलन होता है और एक तीव्र संचलन होता है। यानी संचलन की दर के आधार पर इस संचलन की बृहत संचलन के दो प्रकार हैं, मंद संचलन और तीव्र संचलन। मंद संचलन में जो है पदार्थों का संचलन बहुत मंद होता है, इतना मंद होता है कि इसका आभास भी नहीं कर सकते हैं आप, आभास करना भी कठिन होता है। ये एक जो है दीर्घकालिक अवस्था में ये संचलन दिखाई देता है, बहुत धीमी गति से होता है। इसमें जो है क्या होता है, मृदा विरूपण या मृदा का विसर्पण होता है, शैल का विसर्पण होता है, मृतिका का विसर्पण होता है। तो इस तरीके से ये मंद संचलन की कुछ प्रक्रियाएं हैं। और तीव्र संचलन की अगर बात करें तो तीव्र संचलन जो है जहां पर आर्द्र जलवायु होते हैं वहां पर क्या होता है कि पदार्थ संतृप्त हो जाते हैं, जल के प्रभाव में आकर जो चट्टानी पदार्थ हैं, जो मलबा है, वो संतृप्त हो जाते हैं। तो वो ढाल के सहारे बहुत तेजी से उनका संचलन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तीव्र संचलन मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों की ये घटना होती है, तीव्र संचलन, क्योंकि वहां पर जल के प्रभाव में पदार्थ संतृप्त हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, तो उससे संचलन की दर तेज हो जाती है। इस प्रकार के संचलन में आप देख सकते हैं मृदा प्रवाह होता है, अर्थ फ्लो होता है। ठीक है, मृदा का संचरण शुरू हो जाता है तो उसे मृदा प्रवाह कहते हैं, अर्थ फ्लो कहते हैं। पंख या कीचड़ प्रवाह भी होता है, मड फ्लो होता है तीव्र संचलन में। मड फ्लो किससे संबंधित है, तीव्र संचलन से संबंधित है। पंख या पंख मतलब कीचड़। तो मुख्य रूप से क्या होता है कि जब वर्षा के कारण जो नग्न सतह है, चट्टानी सतह है, वहां पर जो है कीचड़ या पंख बन जाते हैं, तो उनका संचरण शुरू हो जाता है। जहां पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो ज्वालामुखी के राख वगैरह क्या होते हैं, ये वर्षा के प्रभाव में आकर के इनका कीचड़ बन जाता है और ये बहुत तीव्र गति से ढाल के सहारे इनका संचरण शुरू हो जाता है। तो ऐसे संचरण को कीचड़ प्रवाह या पंख प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मलबा अवधाव या इसे अवलांच भी कहते हैं। अवलांच या अवलांच, इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में करते हैं। तो मलबा अवधाव, इसमें क्या होता है, ये इन पंख या कीचड़ प्रवाह से भी तीव्र होता है। इसमें मलबा बहुत तीव्र गति से संचरण करता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे भूस्खलन या लैंडस्लाइड। ये पर्वतीय क्षेत्रों की घटनाएं हैं। भूस्खलन या लैंडस्लाइड किससे संबंधित है, पर्वतीय क्षेत्रों पर। तो ये इसमें क्या होता है, शुष्क स्खलित पदार्थ जो होते हैं गुरुत्व शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तेजी से नीचे गिरते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि वहां पर चट्टानी सतह जो
जो शुष्क चट्टानी सतह हैं वो ढीली हो जाती हैं और ढीली होकर के ढाल के सहारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नीचे पृथ्वी की सतह की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। आप ऐसी प्रक्रिया मोस्टली कहां पर देखेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में, या फिर पहाड़ दक्षिण भारत की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर पश्चिमी घाट व इन पर भी जो है ऐसी घटनाएं भूस्खलन की देखने को मिलती हैं। भूस्खलन से क्या होता है कि इससे जो है बड़े बड़े पहाड़ों के टूटकर गिर जाने से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है भूस्खलन के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिनों समाचार में रहता है कि उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया, या फिर किसी का जो है आवासीय संरचना उस स्खलन के कारण, भूस्खलन के कारण दबकर नष्ट हो गई। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं भूस्खलन के, लैंडस्लाइड के। तो इसमें क्या होता है? अवसर्पण होता है, स्लिपिंग होता है, मलबा का स्खलन होता है, सैल स्खलन होता है, सैलपात होता है। तो ये कुछ जो है इसके जो है टाइप्स हैं, प्रकार हैं। अवसर्पण या स्लिपिंग में क्या होता है कि इसमें जो है घूर्णी गति करते हुए जो है मलबा ऊपरी सतह से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और डेब्रिस फॉल या मलबा स्खलन में चट्टानी सतह मलबा के रूप में टूटकर स्खलित होते हैं, गिरते हैं। सैल स्खलन में चट्टाने जो है पूरी चट्टाने ही जो है उसमें सैल रॉक्स फॉल करते हैं। और सैलपात में क्या होता है कि रॉक फॉल होता है, ये अपनी सतह के सहारे ना चल करके चट्टाने जो है सीधे गिरती हैं, तो इसको सैलपात कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखी? अपक्षय देखा, अपक्षय के प्रकार देखे, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। और मास मूवमेंट या बृहद संचरण का भी अध्ययन किया। अब हम लोग यहाँ पर गृह कार्य, भूस्खलन की घटना प्रायः घटित होती है, यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। भूस्खलन की घटना प्रायः घटित होती है मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्रों में या सागर में। दूसरा प्रश्न है 30 शब्द का जल योजन की प्रक्रिया समझाइए। तीसरा प्रश्न है 150 शब्द का अपक्षय किसे कहते हैं? रासायनिक अपक्षय पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा वीडियो का ये खंड यहाँ पर खत्म होता है।